तो बच्चों, मैं आपको आज समझाने जा रही हूँ अपठित पद्यांश। तो इसके पहले मैंने एक बनाया है एक्सप्लेनेशन जो कि था अपठित गद्यांश के ऊपर, जिसमें मैंने अपठित गद्यांश के विषय में बताया है। तो आज मैं आपको अपठित पद्यांश के विषय में बताने जा रही हूँ। तो ये जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और ये 5 मार्क्स का होता है, 5 अंकों का होता है। तो इसको किस तरह से इसके उत्तरों को हल करते हैं, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर का चयन कर पाएँ, तो इसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अब जो आते हैं तो 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको परीक्षा में। या तो वो वर्णनात्मक होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव यानी कि वैकल्पिक प्रश्नों के साथ आपको पूछा जाएगा। तो गद्यांश और पद्यांश में जो गद्यांश का अंश होता है, अपठित गद्यांश का, उसके उत्तरों को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि वो गद्य का खंड होता है और गद्य कहानी या चैप्टर या कहीं से भी उसको ले लिया जाता है, कहीं किसी मैगज़ीन से, किसी अखबार से या किसी भी ऐसी पुस्तक से जिसको आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा, आपके कोर्स में नहीं होगा। तो ऐसे बिना पढ़े हुए अंश को अपठित गद्यांश में ले लिया जाता है और इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आप परेशान इसमें नहीं होंगे, आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। लेकिन जो अपठित पद्यांश होते हैं, जो काव्य का अंश होता है, तो उसमें सही उत्तर लिखना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल होती, क्योंकि एक तो वो कविता होती है, उसमें भाव समझने होते हैं, उसमें कुछ शब्द होते हैं जो कि अनेकार्थी हो सकते हैं, विपरीतार्थक हो सकते हैं, या फिर पर्यायवाची वाले शब्द हो सकते हैं। तो पद्यांश को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको हम क्या करें कि हम इसके सही उत्तर लिख सकें, तो ये आज मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले अंश में भी मैंने बताया है, अपठित का मतलब होता है कि जो आपने नहीं पढ़ा है, और पद्यांश का अर्थ होता है कोई भी कविता, कोई भी काव्य का एक छोटा सा अंश, पूरी कविता ना पूछकर किसी छोटे से अंश को आपके लिए आपसे पूछा जाता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब आ जाएगा पद्यांश आपके लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं एक बार आप उसको देख लें, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आप उन अंकों को देख लीजिए कि क्या हर एक प्रश्न में एक समान अंक दिए गए हैं। ऐसा तो नहीं है किसी के 1 अंक हैं, किसी के 2 अंक हैं। तो अगर ऐसा है तो उस प्रश्न का उत्तर आपको उसी के अनुसार लिखना होगा। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसका 2 अंक है, तो आपको उसको थोड़ा ज़्यादा उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी उस 2 अंक के अनुसार। और अगर 1 अंक का है, आधे अंक का है, तो वो उत्तर भी आपका उसी अंक के अनुसार होगा। कम अंक वाले प्रश्न का उत्तर अगर आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर दे देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ इसका नहीं होगा, और बल्कि परीक्षक जो है आपको हो सकता है और आपके उल्टे मार्क्स काट ले। और जो अगर किसी प्रश्न का अधिक अंक है और उसमें आप कम शब्दों में आप लिख रहे हैं, तो इसमें भी आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो आप अंकों का भी ज़रूर ध्यान रखें। तो आप पद्यांश को आप हल करने जा रहे हैं, अपठित पद्यांश को आपने सबसे पहले पढ़ लिया, प्रश्नों को आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद आप धीरे धीरे उस अपठित पद्यांश को, काव्य के अंश को, कविता के भाग को आप पढ़ना प्रारंभ करिए। अगर आप एक बार में समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर उसमें ढूंढना शुरू करिए। और नहीं तो एक बार में आप धीरे धीरे आराम से पढ़ने का प्रयास करिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उस भाग को एक ही बार में आप समझ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको एक ही बार में समझ सकें। क्योंकि ये जो होता है, इसमें आपने अगर सही उत्तर दे दिया तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, इसमें आपके कोई भी मार्क्स को आपके नहीं काट सकता। तो आप उस भाग को आराम से धीरे धीरे पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा फिर से पढ़िए
और जो प्रश्न आपने पढ़े हैं उसको आप ध्यान में रखिए, और आपको यदि लगता है कि उस प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए हैं तो उसको रेखांकित करते जाइए क्वेश्चन पेपर पे। और एक बात और आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, जब भी आप बोर्ड की परीक्षा में आप बैठते हैं तो क्वेश्चन के पेपर पे आपको कोई भी शब्द, एक अक्षर भी आपको उत्तर के स्वरूप में नहीं लिखना होता। अगर आप लिखते हैं तो अगर स्कॉट टीम आती है तो आपको पकड़ सकती है, वो चीटिंग कहलाएगी, भले ही उस प्रश्न पत्र में आपने स्वयं ही लिखा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ध्यान रखिएगा, आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन करें। इसके अलावा टिक लगाना और जो है प्रश्नों पर ये हो सकता है, बाकी और कोई भी काम नहीं करते हैं प्रश्न पत्र पर। तो आप जो भी उत्तर आपको जैसे मिलता जा रहा है, समझते जा रहे हैं, तो उत्तर को अंडरलाइन करते जाइए कि आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। और गद्य खंड में क्या होता है, जब प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाता है आप उसको अंडरलाइन कर लेते हैं और वही उत्तर आप अपने शब्दों में उत्तर की जगह पर आप लिख देते हैं। लेकिन काव्य में ऐसा नहीं करते हैं। काव्य में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो कविता के अंश होते हैं तो उसी कविता को वो उत्तर के रूप में लिख देते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, आपको एक भी अंक इसके लिए नहीं मिलेंगे। जब आप कविता पढ़ रहे हैं तो उस कविता के भाव को आप समझने का प्रयास करिए कि वह भाव क्या निकल रहा है, लेखक क्या आपको समझाना चाह रहा है। और अगर आप वहाँ पर बैठ जाएंगे कि हर एक शब्द का आप अर्थ निकालें और उस अर्थ के बाद आप उस कविता को समझें, उसके अर्थ को समझें, उसकी व्याख्या समझें, तो ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका शब्दकोश बहुत बड़ा है, आप हर एक शब्दों का ज्ञान रखते हो और तुरंत आपको हर एक शब्द का अर्थ आ जाए। तो इस चक्कर में आप अगर रहेंगे कि हर शब्द का हम अर्थ सोच सोच के समझें और कविता का उत्तर लिखें, तो ऐसा मुश्किल होगा। आप उस भाव को समझिए, कविता के भाव को समझने की कोशिश करिए और उसके बाद फिर उत्तर को ध्यान में रखिए। और उसके बाद एक और मुख्य बात है कि आप अपने नज़रिए से उस कविता को कभी भी समझने का प्रयास मत करिए। लेखक क्या कहना चाह रहा है, लेखक किस भावना के से अभी प्रेरित होकर उस कविता को लिख रहा है, उसकी क्या भावनाएं हैं, वो क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, इसको आप ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर को आप लिखेंगे। और यदि आप उस कविता के उत्तर में अपने जो विचार हैं, आप क्या सोच रहे हैं, उसको आप लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर उत्तर गलत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उसको अपनी नज़र से देखने लगते हैं कि उस कविता से वो क्या समझ रहे हैं, बल्कि ये समझने के कि लेखक क्या आपको समझाना चाह रहा है, उसकी क्या भावना है, वो क्या आपको बता रहा है। तो आप ध्यान में रखिएगा जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे। कभी ऐसा भी प्रश्न हो सकता है जब पूछा जाए कि आपके नज़र से इसका क्या उत्तर होगा। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, अपने शब्दों में आप इसको लिखिए, तब आप यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। आप यहाँ पर अपने विचार बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आपके विचार लेखक के विचार को ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पर आप अपने उत्तर को अपने विचार के अनुसार अपने अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन बाकी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको केवल उस कविता के जो भाव हैं उसके अनुसार ही उत्तर देना है। तो कविता का जो उत्तर है आप कैसे सही लिखेंगे, वो इस तरीके से लिखेंगे कि कविता के भाव को आप भली प्रकार समझेंगे और फिर उत्तर को पढ़ते जाएंगे, प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे और फिर उत्तर को ध्यान में रखते हुए एक एक करके उत्तरों को लिखेंगे। और एक आसान तरीका ये भी है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रश्न को 1 to जो भी है नंबर सीरियल वाइज ही आप उसको सॉल्व करें। अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सटीक है और यही इसका उत्तर हो सकता है, यही उत्तर है, तो वो आप पहले भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान आप ये रखेंगे कि उस प्रश्न का उत्तर जब आप लिखेंगे तो उस प्रश्न का जो संख्या है, उसकी जो संख्या है वो आपको सही लिखनी होगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा और उसके बाद उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।
फिर आता है शीर्षक चयन करने की बारी। तो जिस तरह गद्यांश में मैंने समझाया है उसी प्रकार इसमें भी है। आप उस काव्य के अंश को आप पढ़ें, उसके भाव को समझिए और उस भाव को समझने के बाद उसका उचित शीर्षक आप लिखेंगे। या तो आपको हो सकता है चयन करने के लिए दे दिया जाए, 2-3 शीर्षक दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका उचित शीर्षक इनमें से कौन सा होगा, तब तो आप उन्हीं में से किसी को लिखेंगे जो जिसका भाव आपको लग रहा है कि यही कविता का भाव है, उसके अनुसार हो। और नहीं तो कविता के भाव को समझकर आप उस शीर्षक को लिखेंगे। और ध्यान रहे शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 से लेके 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 शब्दों का हो सकता है और इससे बड़ा ना हो। और जो भी उत्तर हो आप उसको, शीर्षक का उत्तर आप अपने कॉपी में उसको लिखेंगे। और जब भी आप उत्तर लिखें तो आपकी भाषा बहुत ही सरल और सहज होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। बार बार शब्दों को काटते हुए छाँटते हुए इस तरह से आप मत लिखिए। एक उत्तर अपने दिमाग में बना लीजिए, बैठा लीजिए कि आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखना प्रारंभ करिए, जिससे कि आपको बार बार काटना ना पड़े और आप बिल्कुल साफ और सुंदर लिखावट में अपने उत्तर को लिख सकें। तो इस तरह से आप अपठित पद्यांश को आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, आपके उत्तर अवश्य बिल्कुल सही निकलेंगे। तो एक अभ्यास के रूप में मैं एक अपठित पद्यांश को आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ और प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगी और अंत में उत्तर भी बताऊंगी। और तो प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसके लिए, उपर्युक्त गद्य पद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। और दूसरा है, मार छलांग रहे का क्या आशय है। तीसरा, उपर्युक्त काव्यांश में कवि ने किस समस्या पर प्रकाश डाला है। कवि ने कर्ज को किसके समान बताया है। पांचवा प्रश्न, पीछे झंडा फहराना का क्या अर्थ है। तो पढ़ते हैं पद्यांश। तुम भीख अन्न की द्वार द्वार पर मांग रहे, तुम भीख द्रव्य की द्वार द्वार पर मांग रहे, तुम कर्ज काढ़ कर समझ रहे मार छलांग रहे। यह कौम देश का जब जब कर्ज चुकाएगी, इस आज़ादी की याद हमेशा आएगी। बेड़ियाँ कर्ज की ओर ना बांधो पाँवों में, क्या इससे हमको नींद चैन की आएगी। है एक गुलामी हटी दूसरी फिर आई, वह मर्ज हमारा और बढ़ गया सालों का। पीछे झंडा फहराना ए झंडे वालों, पहले जवाब दो मेरे चंद सवालों का। तो जैसे मैंने बताया कि हर एक शब्द के अर्थों को समझने के बजाय आप इसमें कवि के भाव को समझने की कोशिश करिए कि इस कविता का क्या भाव निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर कवि हमें ये समझाना चाह रहा है कि हम जो यहाँ पर दूसरे देशों से सहायता मांगते हैं, कभी किसी द्रव्य के रूप में, कभी किसी और रूप में, जो हम कर्ज लेते जा रहे हैं, सहायता लेते जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने देश को फिर से एक बार गुलामी की ओर पीछे ढकेल रहे हैं, पीछे हम जा रहे हैं। तो इस तरह जब हम फिर से उसी जो है कर्ज ले लेके जब हमारे पैर पाँव बंध जा रहे हैं बेड़ियों में, तो हम कहाँ से सुख की नींद लेंगे, हमारा देश कहाँ से सुखी रहेगा, कैसे हम तरक्की कर सकते हैं। और एक गुलामी जैसे हमारी चली गई, हम अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर से उसी गुलामी में की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके पहले कि हम खुशी मनाएं, हम झंडा फहराएं, हमें कवि क्या हमसे कह रहा है कि इससे पहले कि तुम खुशियाँ मनाओ, पहले तुम जो है मेरे कुछ सवालों के जवाब दो कि क्या ये जो हम कर रहे हैं, कर्ज लेना और सहायता प्राप्त करना, क्या ऐसा नहीं है कि हम अपने ही देश में ऐसा उत्पादन करें कि हम तरक्की कर सकें। अपने देश में हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतनी मतलब हम संपन्न हैं, फिर भी जो है हम आलसी हो गए हैं। और इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हम सच में गुलामी की ओर चले जाएंगे और कर्ज़ पे कर्ज़ हमारे ऊपर दूसरे देशों का लदता चला जाएगा। तो जैसा कि मैंने प्रश्न आपको पढ़ के बताया, एक बार फिर से प्रश्नों को मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त
पद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। तो 4 इसमें विकल्प दिए गए हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि आपको क्या लगता है सही उत्तर क्या होगा। तो पहला है आज़ादी, दूसरा गुलामी, तीसरा कर्ज, चौथा झंडा। अगला दूसरा प्रश्न है, मार छलांग रहे का क्या आशय है। पहला है प्रगति के दावे करना, दूसरा उछल कूद मचाना, तीसरा आगे बढ़ना, चौथा बहुत तरक्की करना। और तीसरा प्रश्न है, काव्यांश में कवि ने किस समस्या पर प्रकाश डाला है। पहला जनसंख्या की समस्या पर, विदेशों से ऋण समस्या पर, तीसरा दहेज की समस्या पर, चौथा भ्रष्टाचार की समस्या पर। चौथा प्रश्न है, कवि ने कर्ज को किसके समान बताया है। पहला सहायता के समान, दूसरा प्रगति के समान, तीसरा बेड़ियों के समान, चौथा उपहार के समान। पांचवा प्रश्न है, पीछे झंडा फहराना का क्या अर्थ है। पहला खुशियाँ बाद में मनाना, दूसरा सालों बाद झंडा फहराना, तीसरा झंडा ना फहराना, चौथा समूह के पीछे झंडा लेकर चलना। तो आप चेक करिए कि आपने कितने उत्तर आपके सही हुए हैं। तो पहला जो का है पद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है, तो उसका उत्तर है पहला आज़ादी। दूसरे प्रश्न जो हैं वो हैं मार छलांग रहे का क्या आशय है, तो इसका उत्तर है प्रगति के दावे करना। तीसरा प्रश्न, काव्यांश में कवि ने किस समस्या पर प्रकाश डाला है, इसका उत्तर है विदेशों से ऋण समस्या पर। चौथा, कवि ने कर्ज को किसके समान बताया है, तो इसका उत्तर है सहायता के समान। पांचवा, पीछे झंडा फहराना का अर्थ है, इसका उत्तर है खुशियां बाद में मनाना। तो आप इस तरीके से ध्यान में बातों को रखते हुए अपठित पद्यांश को सॉल्व करिए, उसके उत्तर को लिखिए, आपके उत्तर ज़रूर सही मिलेंगे। नोटिफिकेशन आप ऑन रखिए जिससे आपको पता चले कि अगला कौन सा वीडियो अपलोड हुआ।